Hello everyone, Ruth Rourke to episode number 83। दादी भी अब जाकर दादाजी के पास बैठ गई। दादी ने कहा, रुद्र, मैं वादा करती हूँ मैं उस लड़के को कुछ नहीं कहूँगी। रुद्र का गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो गया था। रुद्र ने कहा, मुझे आप पर यकीन नहीं है दादी, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ जब आपको उस लड़के का नाम पता चलेगा तो आप खींचकर एक चाटा उसके गाल पर मारेंगी। दादी ने सवाल भरी नजरों से रुद्र को देखा और अपनी जगह से खड़ी होकर निहाल के गाल पर एक खींच का चाटा मार दिया। घर में सबके सब कसकर आंखें बंद कर दी। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दादी निहाल का कॉलर पकड़ती हुई उससे पहले ही निहाल नील के पीछे आ गया। दादी ने गुस्से में कहा, जब तुझे नव्या पसंद थी तूने मुझे बताया क्यों नहीं? यह सब तुझे कबूतरी कबूतरी कर कर चिढ़ाते रहे, तूने कभी नहीं बताया क्यों नहीं तेरी कबूतरी प्रताप हाउस के पिंजरे में है। निहाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा, दादी, अभी रुद्र ने बोला ना, मैं घर का जमाई हूँ, मारना नहीं चाहिए। आप तो मारने पर उतारू हो गई हैं। नील ने भी दादी को समझाते हुए कहा, दादी छोड़ दीजिए ना, बच्चा है बेचारा, सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गया था ताकि आपकी और दादाजी की इज्जत ना खराब हो। दादी ने कहा, नील तू आगे से हट, मैं आज इसकी खबर लेती हूँ। 6 साल का था जब हमारे घर रहने आया था, तब से लेकर आज तक मेरी ही गोद में पला बड़ा है और अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने दिल की बात अपनी दादी को नहीं बताएगा। तू हट आगे से, आज मैं इसकी क्लास लेती हूँ। नील ने फिर समझाते हुए कहा, बस करो ना चंद्रकला, देखो तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम दोनों पहली पसंद नव्या के लिए निहाल ही था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसकी कबूतरी नव्या है, इसीलिए हमने कभी नव्या के लिए इसके सामने जिक्र नहीं किया। अब जब मेरी और आप दोनों की इच्छा पूरी हो गई है तो आप इसे मार रही हो, छोड़ दो ना चंद्रकला, कह तो सही रहा है ना, इस घर का जमाई है, पिटता हुआ बेचारा अच्छा नहीं लगता। दादी ने कहा, नील तू आगे से हट जा वरना तू भी मार खाएगा। यह इस घर का जमाई बाद में है, पहले मेरा पोता है, मेरा स्पेशल पोता, जिससे मैं बिल्कुल रुद्र की तरह ही बड़ा किया है। यह सुनते ही नील निहाल सामने से हट गया। दादी निहाल की तरफ बढ़ती उससे पहले ही निहाल भागकर शुभ के पीछे चला गया। शुभ ने कहा, यार जीजू, मेरे पीछे मत छुपो, मैं नहीं पड़ने वाला आपके चक्कर में। निहाल ने कहा, दादी प्लीज, अच्छा नहीं लगता, नव्या के सामने मारोगी। प्लीज दादी, बाद में आपके कमरे में आ जाऊंगा, जी भरकर हाथ साफ कर लेना। दादी ने कहा, शुभ आगे से हट। शुभ ने कहा, दादी जीजू हटने नहीं दे रहे हैं। दादी ने कहा, शुभ अगर तू नहीं हटा तो तू भी पिटेगा। शुभ को मौका देखकर निहाल के आगे से हट गया। निहाल अब नव्या के पीछे छुप गया। दादी ने कहा, नव्या निहाल से बोल आगे से हट जाए। लेकिन नव्या ने नम आंखों से कहा, दादी प्लीज ना, छोड़ दीजिए। दादी एक थप्पड़ मार चुकी है, कितना मारेंगी? दादी अच्छा नहीं लगता, देखो सौम्या आंटी क्या सोचेगी हमारे बारे में, प्लीज दादी छोड़ दीजिए ना। रुद्र नव्या और निहाल को देख रहा था जो दादी के सामने बड़े खड़े थे। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा, आई विश दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्रोटेक्ट करे। तभी दादाजी ने सोफे पर खड़े होकर कहा, चंद्रकला बस करो, इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लो। दादाजी ने फिर नील की तरफ देखकर कहा,
और इस घटिया पंडित से मत निकलवा देना। हम अपनी पोती की शादी इस नालायक से धूम धड़ाके से करना चाहते हैं। रुद्र भी अपनी सीट से खड़ा होकर दादाजी की तरफ हाथ बांधकर बोला, शादी तो यह दोनों कर चुके हैं। यह सुन सबकी आंखें चौंक गई। इन दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। दादाजी ने हैरानी से पूछा। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी ने फिर थोड़ा और गुस्से में कहा, अब तो निहाल मुझसे पक्का पिटेगा तू। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, दादी सिचुएशन ही ऐसी थी, निहाल को शादी करनी पड़ी, वरना आपको बिना बताए वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नील ने कहा, दादा दादी अब वह सब छोड़ो, शादी यह दोनों कर चुके हैं, अब इन दोनों का रिसेप्शन पार्टी कर देते हैं ताकि सबको पता चल जाए हमने नव्या की शादी निहाल राजपूत से कर दी है। रुद्र ने कहा, रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी। सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। नव्या और निहाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं सबके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी कभी इस डिसीजन से डर लगता है। दादी ने पूछा, क्यों नहीं होगी? अब जब शादी कर ली है तो नव्या अपने घर जाएगी ना, निहाल के साथ अपना घर बसाएगी। नव्या और निहाल दोनों ने दादी की बात सुनकर एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहे हो, हाँ दादी सही कह रही हैं, अब हम दोनों को अपने घर चले जाना चाहिए। रुद्र ने कहा, दादी जब तक अवनी कनाडा से इंडिया नहीं आती तब तक यह रिसेप्शन नहीं होगा। आखिरकार निहाल के पेरेंट्स का भी तो होना रिसेप्शन पार्टी में होना जरूरी है, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कौन है। दादा और दादी दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। दादाजी ने कहा, हाँ यह बात तो रुद्र सही कह रहा है, जब तक निहाल के पेरेंट्स इंडिया नहीं आते तब तक रिसेप्शन पार्टी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दादी ने कहा, चलो ठीक है, मैं निहाल के पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करती हूँ, सीमा सुधीर अवनी भी यहाँ होंगे तभी पार्टी करेंगे। निहाल ने कहा, दादी मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम रिसेप्शन पार्टी किट्टू के बर्थडे पर रख ले, 2 पैसे भी बच जाएंगे, एक पार्टी में 2 काम हो जाएंगे। नील ने हंसते हुए कहा, वाह मेरे उतावले आशिक, हम अपने 2 पैसे नहीं बचाने वाले, हम दोनों पार्टी अलग अलग करेंगे, परसों किट्टू के बर्थडे पार्टी और उसके बाद रिसेप्शन पार्टी। फाइनली डिसाइड हो गया कि नव्या और निहाल की रिसेप्शन पार्टी तब तक नहीं होगी जब तक निहाल के पेरेंट्स इंडिया नहीं आते। यह सब रुद्र ने जानबूझकर किया था ताकि अवनी इंडिया आ जाए। प्रताप इंडस्ट्री। नील रुद्र कैबिन में बैठे हुए थे, किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी शुभ भागता हुआ ऑफिस में आ गया। शुभ ने हड़बड़ा में कैबिन का गेट खोला तो नील ने उसे मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ छोटे शेर, इतने घबरा क्यों रहे हो? रुद्र फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक भागता हुआ आया था शुभ, इसलिए उसने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया, उसे पीने लगा। नील ने फिर कहा, क्या हुआ छोटे शेर? कहा तो है रुद्र ने, तुझे 1 महीने के अंदर ऑफिस में जॉब दे देगा। शुभ अभी भी हाँफ रहा था, फिर चेयर पर बैठा और रुद्र और नील को देखकर बोला, जितनी भी नई मशीनें आई हैं वह सारी खराब हैं। यह सुनते ही रुद्र और नील की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। रुद्र ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, अभी उन्हें खरीदे हुए 4 महीने भी नहीं हुए और तुम कह रहे हो कि वह सारी मशीनें खराब हो गई हैं। शुभ ने कहा, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, बट मैं इतने दिनों से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ,
इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वह सारी मशीनें पुरानी हैं और उन्हें रिपेयरिंग करके नया बनाकर हमें बेचा गया है। यह सुनते ही रुद्र का दिमाग खराब हो गया। वह अपनी चेयर से उठकर कैबिन में चक्कर लगाने लगा। इस वक्त रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत देकर उन मशीनों को खरीदा था। नील ने शुभ से पूछा, क्या उन मशीनों के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते? शुभ ने कहा, हमें तो रैना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट मिला है जिसे सबसे पहले कंप्लीट करना है। बस वही प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उन मशीनों के साथ एक ही प्रोजेक्ट हो सकता है। उनमें भी एक प्रॉब्लम है। उन मशीनों में जो मेन मशीन है वह खराब हो गई है और मैंने और हमारे सारे इंजीनियर ने उसे देख लिया। वह मशीन किसी से भी ठीक नहीं हो रही है। करीबन 40 साल पुरानी बनी हुई है मशीन है। आजकल के इंजीनियर से वो ठीक नहीं होगी। रुद्र ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अगर हम रैना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तो काफ़ी हद तक मशीनों की कीमत की भरपाई कर सकते हैं। शुभ बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया, लेकिन आप पहले मुझे यह बताइए वह मशीन कैसे ठीक होगी। पहले इस मशीन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और एक बुरी खबर, आज ही ज़रूर ठीक करनी है, वो भी आज ही, ताकि कल सुबह हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। हम ऑलरेडी 3 महीने से प्रोजेक्ट के लिए लेट हैं। एक और दिन लेट हुआ तो टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और अगर प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो बात हमारे गुडविल पर आ जाएगी। जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। नील ने कहा, हम नई मशीन खरीद सकते हैं? शुभ ने नील का मजाक बनाते हुए कहा, ढोकला नहीं है जो किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। हम मशीन खरीद जो हम खा लेंगे। मशीन है, मशीन ऑर्डर देकर बनवानी पड़ती है। अब ऑर्डर देंगे तो कम से कम 4 महीने में तैयार होकर आएगी। नील ने अपना माथा सिकुड़ते हुए कहा, वैसे ढोकला भी हर दुकान पे नहीं मिलता। शुभ ने कहा, वेरी फनी, पर मुझे हंसी नहीं आई। रुद्र कैबिन के चक्कर काट रहा था। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। नील ने कहा, शुभ तू बहुत जुगाड़ू है, तू ही अपना दिमाग लगा, हमें क्या करना चाहिए। शुभ ने कहा, भैया मैं अपने सारे जुगाड़ अपना कर चुका हूँ। सुबह से शाम के 4 बज गए हैं। फैक्ट्री में गधे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मशीन ठीक कैसे होगी। रुद्र ने कैबिन में चक्कर लगा रहा था। शायद वह कुछ सोच रहा था। तभी उसने शुभ से कहा, शुभ मैं तुम्हें एक आदमी का नंबर और एड्रेस देता हूँ। उस आदमी से कहना दिग्विजय सिंह के पोते ने आपको बुलाया है। उनका नाम बजरंग है। जाकर थोड़ा तमीज से बात करना। थोड़े बुजुर्ग होंगे, सुनाई कम देता है। शुभ तुम संभालोगे ना? ले आओ ना बजरंग जी को। शुभ ने हाँ में गर्दन को मटका दिया, लेकिन आप सब जानते हैं शुभ कैसा है। भगवान जाने कैसे लेकर आएगा, वो देखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र ने शुभ के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और शुभ ने रीड कर कर कहा, भाई बाइक पर चला जाऊं? नील ने कहा, बाइक पर बुजुर्ग आदमी को कैसे लेकर आएगा? बुजुर्ग आदमी है, कहीं गिर विर गए तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। इस उम्र में उनकी हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। शुभ ने नील के मैप दिखाकर कहा, यह देखिए 1 घंटे का रनअप है। इस रास्ते पर रश कितना ज़्यादा है। अगर गाड़ी से जाऊंगा 4 घंटे में बुड्ढे को लेकर आऊंगा। रुद्र ने कहा, अभी बोला ना मैंने कि तमीज से बात करना, और तू उन्हें बुड्ढा कह रहा है। तू जैसा जाना चाहता है चला जा, लेकिन
6 बजे तक बजरंग जी को फैक्ट्री में लेकर आना। शुभ कैबिन से निकला और निहाल के कैबिन में एंटर हुआ। निहाल ने शुभ को देखकर कहा, तू कहाँ चल दिया? शुभ ने बिना पलटे कहा, जाने वाले को टोकते नहीं हैं, वरना हमारी कबूतरी को हम प्रताप हाउस से उड़ाएंगे नहीं, और अगर वह प्रताप हाउस से उड़ेगी नहीं तो निहाल के विला कैसे जाएगी? शुभ ने जानबूझकर थोड़े से दांत दिखाए और फिर चला गया। रुद्र अभी भी कुछ सोच रहा था। रुद्र टेबल के पास गया और पेपर वेट घुमाने लगा। रुद्र ने कहा, धनराज अंकल कहाँ है? नील ने कहा, वह तो अपनी वाइफ के साथ रामेश्वर गए हैं। निहाल ने कहा, बुढ़ापा आया नहीं कि तीर्थ यात्रा पर निकल लिए। अभी तो कितनी ही आंटियों का ऐसा ही पटा सकते हैं। रुद्र के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। वह बार बार नील को देख रहा था। नील ने कहा, मुझे देखने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तुझे मुझे मैं किट्टू दिखाई दे रही है क्या? रुद्र को गुस्सा आ गया, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया था। उसने नील के कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र अपना फोन निकाला, उसमें कुछ ढूंढ कर कहा, नील, तू धर्मचंद जी को लेकर आ। निहाल ने कहा, आज धर्मचंद अंकल की जरूरत क्यों पड़ गई? वह तो काफी बुजुर्ग आदमी है। नील ने निहाल को सब कुछ बता दिया। रुद्र ने कहा, नील, तुम जाओ और धर्मचंद जी को लेकर आओ। हो ना हो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हीं के पास होगा। पुरानी मशीन है, वह मशीनों को देखकर बता देंगे कि कैसे ठीक होगी। नील अपनी चेयर से उठा और जाने लगा, लेकिन रुद्र ने उसे रोककर कहा, नील, धर्मचंद जी आसानी से नहीं आएंगे। नील ने हैरानी से रुद्र को देखा, जैसे कह रहा हो, क्यों नहीं आएंगे? और जब नहीं आएंगे तो तुम क्यों भेज रहे हो मुझे? रुद्र ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो नील। तुम्हें शायद धनराज अंकल ने बताया नहीं, लेकिन एक टाइम में दादू, बजरंग अंकल और धर्म अंकल साथ में काम करते थे, लेकिन दादू के गुस्से की वजह से धर्म अंकल ने अपने उनके साथ काम करना छोड़ दिया। पिछले 30 सालों में दादू और धर्मचंद जी की कोई बात नहीं हुई। वह दोनों अलग किसी पार्टी में मिलते भी हैं तो बात नहीं करते हैं। दोनों अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं। लेकिन धर्मचंद जी अंकल पापा को बहुत पसंद करते थे, पापा से बात करते थे और उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे। तुम पापा जैसे दिखते हो, इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना? नील ने कहा, हाँ समझ गया। तूने मुझे टास्क दिया है और मुझे वह किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना है। अगर नहीं करूँगा तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी शक्ल पापा से मिलती है और मुझे अपनी शक्ल का फ़ायदा उठाना है। धर्मचंद जी अंकल को लेकर आना है। नील ने भी रुद्र से एड्रेस लिया और ऑफिस से निकल गया। रुद्र ने निहाल से कहा, तू दादाजी को लेकर आ और मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। निहाल प्रताप हाउस के लिए निकल गया और रुद्र फैक्ट्री में चला गया। निहाल जब प्रताप हाउस आ गया, निहाल के अंदर जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। बस नव्या किचन में कुछ कर रही थी। नव्या को देखकर निहाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। निहाल धीरे धीरे कदमों से नव्या के पास गया और नव्या बेसुध होकर किचन में कुकिंग कर रही थी। निहाल ने नव्या को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ने से नव्या पकड़ने से नव्या एकदम से डर गई और उसने पलटकर देखा तो निहाल था। नव्या ने कहा, निहाल जी, आप क्या कर रहे हो? दादू दादी अपने कमरे में हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग रुद्र और किट्टू लव स्टोरी पढ़ने के लिए गाइस।
एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करते रहिए और लाइक ज़रूर करिए मेरी स्टोरी को। थैंक यू।